हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। सो अभी तक हम इंटीग्रेशन में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं। हमने उनकी प्रैक्टिस भी किया है काफ़ी। सो अच्छी नॉलेज हो गई है हमें उन दोनों चैप्टर्स में। आज हमारा शुरू होता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और उसमें दो चैप्टर आते हैं। फर्स्ट वन इज एरिया अंडर द कर्व एंड सेकंड वन इज डिफरेंशियल इक्वेशन। सो आज हमारा टॉपिक है एरिया अंडर द कर्व्स। ओके, सो आपने जब डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा था, शुरू किया था, तो आपने वहाँ पे देखा था कि जब f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन एक्चुअली एरिया ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ओके, अब डेफिनेट इंटीग्रेशन की उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ। इन चैप्टर्स में सभी जो नॉलेज हमने इंडेफिनिट और डेफिनेट में पढ़ी है वही इस्तेमाल होगी। बहुत ज़्यादा नया कॉन्सेप्ट नहीं, बस थोड़ा सा समझना होगा। सो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है एरिया अंडर द कर्व और एरिया बाउंडेड by the curve y is equal to fx, x axis from x equal to a to x equal to b। कैसे? मान लीजिए कुछ इस तरह का फंक्शन का ग्राफ है, कर्व का जो फिगर है वो इस तरह का है, y इक्वल टू fx। हमें x इक्वल टू a यहाँ पर है, x इक्वल टू a और यहाँ पर है x इक्वल टू b। सो हमें वो एरिया जानना है जो कर्व y इक्वल टू fx और x एक्सिस के बीच में बाउंडेड फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। बेसिकली ये एरिया जानना चाह रहे हैं। ओके, पहली बात तो हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन से भी याद होगा कि हम इसे सीधा इंटीग्रेशन ऑफ fx कर सकते हैं फ्रॉम a टू b और हमारा एरिया निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम कैसे समझते हैं कि जब हमें इसका एरिया निकालना है तो हम यहाँ पे बहुत थिन स्ट्रिप बना दें। ये स्ट्रिप, इसकी जो विड्थ है वह dx और ये बहुत बारीक स्ट्रिप है, यानी कि टेंड्स टू 0। ओके, अगर यदि टेंड्स टू 0 है तो यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी, जो कर्व होगा, वो बेसिकली लगभग यहाँ पे कांस्टेंट होगा। ओके, और ये स्ट्रिप जो होगी ये रेक्टेंगल फॉर्म में होगी, राइट। सो इस स्ट्रिप का एरिया हम निकाल सकते हैं कैसे? अगर ये जो डिस्टेंस है ये x है, तो ये पॉइंट क्या रहा होगा? ये पॉइंट रहा होगा x y, राइट। सो इसकी हाइट जो है रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की हाइट y है और जो विड्थ है वो dx है। सो y इंटू डी एक्स करके हम इसका एरिया निकाल सकते हैं रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का। अब हम ऐसी ही छोटी छोटी स्ट्रिप बनाएंगे, बहुत बारीक छोटी छोटी, x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक, उन्हें सभी का एरिया निकालना है, ठीक। सो हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे a टू b। यहाँ हम y को इस तरह भी लिख सकते हैं, y को fx भी तो लिखा जा सकता है, fx dx, और फिर इसे इंटीग्रेट कर देंगे a टू b, राइट। सो इस तरह हम एरिया ऑफ द कर्व निकाल सकते हैं, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू fx, x एक्सिस, एंड x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। ओके, सो चलिए हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द एरिया
बाउंडेड बाय y is equal to x square, x axis and lines x equal to 1 and x equal to 3. तो ये कौन सा एरिया हमसे जानना चाह रहा है? एरिया बाउंडेड बाय y is equal to x square, x axis and lines x equal to 1 and x equal to 3. सो उसकी थोड़ी सेंस लेने के लिए हम क्या करते हैं, कर्व को ट्रेस कर लेते हैं. y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इसका एरिया किस तरह का होता है? फिगर इसका कुछ इस तरह से होता है, राइट. इसमें कर्व ट्रेसिंग एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में. हम बाकी जो इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर्मूले वो सब हम इंटीग्रेशन के ही यूज कर रहे हैं, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं और उन पे हमने क्वेश्चंस भी काफ़ी किए, राइट. तो उनकी प्रैक्टिस तो हमें काफ़ी है और जब हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे तब तो हम इंटीग्रेशन कर ही लेंगे. लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है ये नोटिस करना कि हमें किस रीजन का एरिया निकालना है, और वो नोटिस करने के लिए हमें एक सेंस होनी जरूरी है कर्व ट्रेसिंग. अगर हम कर्व को ट्रेस कर पाएँ, राइट, अगर हम कर्व को ट्रेस कर पाएँ तो हम ये देख सकते हैं कि हमें कौन से रीजन का एरिया निकालना है और उससे हम लिमिट्स ले सकते हैं इस तरीके से, तो अच्छे से थोड़ा हो सकता है. तो y इसमें कौन सा एरिया हमसे मांगा है? एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स एक्सिस और लाइन x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 3. तो x इक्वल टू 1 यदि यहाँ पे फ्री लाइन हो जाएगी x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3 यहाँ पे हो सकता है. तो ये एरिया की बात कर रहा है, राइट. अब देखिए हमने यदि फिगर बना लिया, कर्व को ट्रेस कर लिया, तो बहुत अच्छे से हमें यहाँ पे समझ में आया कि हमें कौन सा एरिया निकालना. अब सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रेट बनाएंगे, राइट. इसका एरिया क्या है स्ट्रेट का? इसकी विड्थ है dx और हाइट क्या है y, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम 1 से 3 तक, राइट. बेसिकली हम जिस कोऑर्डिनेट एक्सिस के बाउंडेड में हमें एरिया निकालना होता है उसी के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करते हैं फंक्शन. हमें जो एरिया निकालना था वो बाउंडेड बाय था एक्स एक्सिस ऑल्सो. y इक्वल टू fx से बाउंडेड तो था, x एक्सिस से भी बाउंडेड था, तो हम उसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं dx के रेस्पेक्ट. इसीलिए हमने यहाँ पे dx यूज किया. हम स्ट्रिप की विड्थ ली हमने dx, हम उस कॉन्सेप्ट से जा सकते हैं, या आप ऐसे समझ लीजिए कि क्योंकि ये एरिया बाउंडेड बाय है एक्स एक्सिस, तो हम हमेशा याद करने के लिए बेसिकली तो हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे. और अभी आगे हम पढ़ेंगे नया कॉन्सेप्ट, जब एरिया बाउंडेड बाय कर्व x इक्वल टू fy एंड y एक्सिस के से बाउंडेड एरिया निकालते हैं हम, सो उसमें हम y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं. ओके, तो यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वैल्यू रख देते हैं 1 to 3 एक्स स्क्वायर dx, और ये तो हमने काफी किया, x की पावर 3 1 by 3 और ये 1 to 3. हम वैल्यू रख दें 27 minus 1 26 by 3, तो ये हमारा आंसर है, राइट. देखिए अगर हम अपनी पहली नॉलेज के अनुसार देखें तो हमने केवल रेक्टेंगल्स का, स्क्वायर, सर्किल, मतलब मेंसुरेशन में जो चीज़ें होती थी उनका एरिया निकाला. लेकिन ये काफ़ी कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है. हमें बस फंक्शन की इक्वेशन पता होनी चाहिए, कर्व की जो इक्वेशन है, और हम आराम से एरिया निकाल सकते हैं, राइट. तो काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है. अब हम दूसरा देखते हैं. एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x इक्वल टू f ऑफ y, y एक्सिस
एंड एब्सिसा y इक्वल टू c एंड y इक्वल टू d। ठीक, ये हमसे क्या पूछा है? एक कर्व है x इक्वल टू एफ ऑफ वाई, मान लीजिए कुछ इस तरीके से, और y एक्सिस हमारी ये हो ही गई, एब्सिसा y इक्वल टू c एंड y इक्वल टू d। y इक्वल टू c यहाँ पे है, ठीक, और y इक्वल टू d यहाँ पे। तो ये हमसे इस एरिया के बारे में पूछा, राइट? ये एरिया हमें फाइंड करना है। यहाँ पे भी हम सिमिलर करेंगे जैसे हमने लास्ट कॉन्सेप्ट में किया, हम भी यहाँ पे भी एक स्ट्रिप बनाएंगे। स्ट्रिप ऐसे बनाएंगे, स्ट्रिप की विड्थ क्या है यहाँ पे? dy, और ये बहुत कम है, बहुत कम, अप्रोक्सीमेट टू 0, टेंड्स टू 0, 0 नहीं है पर, ओके। यहाँ पे पॉइंट क्या होगा? यहाँ पे पॉइंट रहा हुआ एक्स वाई, और अगर ये पॉइंट x है तो इस स्ट्रिप की लेंथ क्या रहेगी? x। तो इस स्ट्रिप का एरिया निकाल सकते हैं हम, कैसे? x इंटू डी वाई कर दीजिए, राइट? अब हमें y इक्वल टू c से y इक्वल टू d तक का एरिया निकालना है, तो हम हर जगह छोटी छोटी स्ट्रिप्स बनाएंगे और सभी का एरिया निकाल के सभी को ऐड कर देंगे। तो उसके लिए हम इंटीग्रेट कर देते हैं इसे, c इक्वल टू c टू d। यहाँ पे हमारा एरिया आएगा इंटीग्रेशन c टू d x dy। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, x क्या है? x इक्वल टू एफ ऑफ वाई। यदि y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो फंक्शन तो y का ही होगा ना, एफ ऑफ वाई dy। और जब इंटीग्रेट y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जो लिमिट्स पुट करेंगे हम यहाँ पे वे भी y की होंगी, राइट? a इक्वल टू, इस तरीके से हम यहाँ पे एरिया फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, हमें यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि देखिए इस स्ट्रिप की लेंथ हमने कहाँ से निकाली? फंक्शन या जो कर्व की हमें इक्वेशन दी गई थी वहां से निकाली, ठीक। अब यदि कोई कर्व इस तरह का दे देता है, मान लीजिए ये कोई कर्व है और ये कोई दूसरा कर्व है, ये क्या था हमारा? x इक्वल टू एफ ऑफ वाई, और ये क्या था? x इक्वल टू g ऑफ वाई। इस तरह का कर्व हमें दे दिया, और यहाँ से y इक्वल टू c से y इक्वल टू d तक का हमारा एरिया हमसे पूछ लिया, राइट? अब हम यहाँ पे स्ट्रिप बनाएंगे, वही करेंगे कि भाई एरिया बाउंडेड बाई है y एक्सिस से, तो हम इंटीग्रेट किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? y के रेस्पेक्ट में, ओके। तो हम यहाँ पे एक स्ट्रिप बनाएंगे, स्ट्रिप की लेंथ क्या होगी? अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x होगा और मतलब y होगा और f ऑफ y होगा, f ऑफ y कोऑर्डिनेट होंगे ना इस पॉइंट पे। तो यहाँ से अगर हम एरिया निकालें, सो इस स्ट्रिप का एरिया क्या रहा होगा? यहाँ इसकी जो विड्थ है वो dy होगी, सो dy इंटू एफ ऑफ वाई, और फिर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं c से d तक, राइट? लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक हो रही है कि ये जो कर्व है हमारा, ये पूरा c से d तक बाउंड नहीं कर रहा है इस रीजन, ये केवल यहाँ तक बाउंडेड है। यहाँ तक तो ये बाउंडेड है रीजन y एक्सिस x इक्वल टू एफ ऑफ वाई, और यदि ये पॉइंट कुछ भी मान लेते हैं e है, y इक्वल टू e, इनके बीच में बाउंडेड है। लेकिन जो आगे का रीजन है ये बाउंडेड है बिटवीन द y एक्सिस x इक्वल टू जी वाई, ओके। तो इस स्ट्रिप को जब हम ऐड करेंगे तो हम इस स्ट्रिप को यहाँ तक ही ले जा पाएंगे, तो यहाँ से ना, तो जब इस स्ट्रिप से हम लेंथ ले रहे हैं यानी कि एफ ऑफ वाई जब हम ले लिया तो हम इंटीग्रेट करेंगे ई से डी तक, ठीक है? सी से डी तक नहीं कर देंगे। यहाँ पे हम दोबारा स्ट्रिप बनाएंगे,
यहाँ पे हम दोबारा बनाएंगे स्ट्रिप, और हम देखेंगे कि इस स्ट्रिप की अगर यहाँ पे इसकी भी विड्थ dy है, सो इसकी जो लेंथ है यहाँ पे पॉइंट क्या रहा होगा, g से निकाला है ना यहाँ पे पॉइंट, भाई x इक्वल टू जी वाई कर्व पे लाई करेगा ना ये पॉइंट, तो यहाँ पे पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे होगा जी वाई एंड वाई, तो इसकी लेंथ क्या होगी जी वाई। ओके, सो इस पूरे एरिया का, पूरे रीजन का एरिया निकालने के लिए हम एफ वाई को इंटीग्रेट करेंगे, एफ वाई डी वाई को इंटीग्रेट करेंगे ई से डी तक, ई टू डी, एंड वी विल टेक द अनदर स्ट्रिप, इट्स width is dy and length of the strip is gy, और ये स्ट्रिप के लिए कि आप अगर मूव करेंगे तो आप यहाँ तक जा पाएंगे, जैसे ही यहाँ से आगे जाएंगे स्ट्रिप का जो बाउंड जिससे हो रहा है कर्व से वो चेंज हो जाएगा, वो एफ में चला जाएगा, एफ के लिए हम पहले ले चुके हैं, तो हम यहाँ पे कर देंगे सी टू ई, सी से ई तक, राइट। हम ये क्वेश्चन में देख लेंगे। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब इसी रीजन का इस्तेमाल करते हैं, चलिए इसी कर्व का यूज करते हैं। Find the area bounded by y is equal to x square y axis and y is equal to 1 and y is equal to 3। सो देखिए कर्व सेम है हमारा, हमने सेम कर्व लिया y is equal to x स्क्वायर, और y एक्सिस हमें एरिया कौन सा है, y स्क्वायर का x स्क्वायर हमारा ये हो गया रीजन, ठीक है, y एक्सिस हमारी हो गई, और हमें y स्क्वायर टू 1 टू y इक्वल टू 3 इनसे बाउंडेड एरिया निकालना है। तो y इक्वल टू 1 कहाँ पे रहा होगा, यहाँ पर, ओके, एंड y इक्वल टू 3 यहाँ पर रहा होगा। अब हमें ये वाला एरिया निकालना है, राइट। डिफरेंस महसूस कर पा रहे हैं, ये पहले हमने दूसरा एरिया निकाला, बाउंडेड बाई y इक्वल टू x स्क्वायर x एक्सिस एंड फ्रॉम x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 3। अब हम एरिया निकालते हैं बाउंडेड बाई y इक्वल टू x स्क्वायर y एक्सिस, है ना, एंड फ्रॉम y इक्वल टू 1 टू y इक्वल टू 3। ओके, सो जब हम y से बाउंडेड रीजन का एरिया निकालते हैं, सो इंटीग्रेट करते हैं y के रेस्पेक्ट में, राइट। सो एरिया हमारा क्या होगा, इंटीग्रेट करते हैं y के रेस्पेक्ट में, सो यहाँ पे आएगा f ऑफ y, हमारा कर्व क्या है y इक्वल टू x स्क्वायर, सो इसे f ऑफ y में कन्वर्ट करेंगे, y इक्वल टू x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू अंडर रूट y, ओके, प्लस माइनस ले सकते हैं, लेकिन हम जो ले रहे हैं वो पॉजिटिव साइड में ले रहे हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो x इक्वल टू हमने अंडर रूट y लिया, तो इंटीग्रेट कर देते हैं c टू d होता था, तो ये 1 टू 3 हमारा फंक्शन है अंडर रूट y dy, ये सिंपल हम इंटीग्रेट करेंगे y टू द पावर 3 2 by 3 1 2 3, लिमिट्स पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं एक
जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालते हैं तो उसका जो साइन, अगर आपको याद हो तो जब हम एक्स एक्सिस से नीचे जब फंक्शन जाता था और हम उसका डेफिनेट इंटीग्रेशन करते थे वहाँ पे उस रीजन का, उसको वो रीजन देता था लेकिन विथ निगेटिव साइन। ओके, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है बेसिकली, वो उसे हम बोलते थे सम ऑफ साइन एरियाज, सम ऑफ साइन एरियाज। सो अब हम देखेंगे साइन, लेकिन एरिया तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना। सो हमें क्या चेंज करना पड़ता है थोड़ा सा जब हम एरिया निकालते होते हैं। अब यदि कोई फंक्शन इस तरह का दिया गया है, हमारा कर्व जो है वो ये है, और उसने बोला है कि ये y इक्वल टू एफ एक्स है, ये पॉइंट है हमारा a और ये पॉइंट है b, और हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि एरिया निकालिए बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एंड x एक्सिस। सो वो कौन से एरिया की बात कर रहा है, एरिया देख पा रहे हैं ना, ये वाला और ये वाला भी, क्योंकि उसने बोला है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द y इक्वल टू एफ एक्स x एक्सिस फ्रॉम a टू b, राइट। सो इस एरिया की बात कर रहे हैं। अब यदि हम सीधे, हमें पता है एरिया किसके द्वारा बाउंडेड है, x एक्सिस के, सो हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट कर देते हैं x के रेस्पेक्ट में dx, fx ले लेते हैं यहाँ पे और a टू b इंटीग्रेट कर देते हैं। लेकिन इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है, तो हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ा था ना, अगर ये एरिया a1 है और ये a2 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, a1 माइनस a2, जबकि हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है टोटल, दैट इज a1 प्लस a2 निकालना है हमें। ओके, सो हम क्या करेंगे, हम इसे पहले यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे। यदि ये पॉइंट C है तो हम पहले से इंटीग्रेट करेंगे a टू c, और इसका साइन आएगा पॉजिटिव, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो टोटल एरिया क्या होगा हमारा, इंटीग्रेट a टू c fx dx, राइट। और फिर हम c टू b इंटीग्रेट करेंगे, बट यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू जो देगा डेफिनेट इंटीग्रेशन वो नेगेटिव साइन के साथ देगा, तो हम यहाँ पे मोड ले लेते हैं ताकि हम पॉजिटिव बना सकें, c टू d fx dx। अब यहाँ से a2 आएगा लेकिन पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, यहाँ से a1 आएगा पॉजिटिव साइन के साथ, सो a1 प्लस a2, राइट। तो जो हमारी प्रॉब्लम हो रही थी कि वो हमें डिफरेंस दे रहा था a1 और a2 का, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ओके, सो ये हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट था, एरिया। कर्व्स लाइज ऑन नेगेटिव साइड। इसी तरह हमारा y एक्सिस, जब हम y एक्सिस से बाउंडेड एरिया निकाल रहे हैं, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x इक्वल टू g ऑफ y या f ऑफ y, x इक्वल टू f ऑफ y एंड y एक्सिस, तो वहां पे भी एरिया जो है एरिया y एक्सिस के राइट में भी आ सकता है और लेफ्ट में भी आ सकता है। ये ऐसे मान लीजिए फंक्शन दिया गया है और ये हमारा y इज इक्वल टू c और ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू d, और हमसे पूछा गया है एरिया बाउंडेड बाय x equal to f of y, y axis and abscissa, y equal to c and y equal to d।
सो वो एरिया बेसिकली पूछ कौन सा है, कौन सा एरिया जानना चाह रहा है, ये और ये एरिया तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यदि ये एरिया A1 है और ये A2 है, तो वो क्या जानना चाहता है, टोटल एरिया क्या होगा, A1 प्लस A2 ये जानना चाहता है। देखिए अगर हम इंटीग्रेट करेंगे C से D तक, अगर हम इंटीग्रेट करेंगे C से D तक, तो यहाँ पे क्या होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन की डेफिनेशन, अगर आपको याद हो, डेफिनेट इंटीग्रेशन को हम ऐसे लिखते थे a to b fx dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी h समेशन r इक्वल टू 1 टू n f ऑफ a प्लस rh, ऐसे देते थे। ये थी ना हमारी डेफिनेट इंटीग्रेशन की डेफिनेशन। सो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, dy के रेस्पेक्ट में। सो हमारा यहाँ पे आएगा dy, यहाँ पे आएगा हमारा f ऑफ y। सो जब हम f ऑफ y की वैल्यू लेंगे, f ऑफ y की वैल्यू यहाँ पे जो होगी निगेटिव होगी और यहाँ पे होगी पॉजिटिव होगी। ओके, सो जब यहाँ इस पॉइंट से ये पॉइंट, अगर ये पॉइंट है कुछ e मान लीजिए e, सो यहाँ से आगे तो डेफिनेट इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो हर एक टर्म जो आएगा f ऑफ a प्लस समथिंग, ओके, यानी कि f ऑफ e प्लस समथिंग, तो उसकी जो वैल्यू आएगी, मैं इस साइड पॉइंट यहाँ पे लाइक करेंगे, तो x की पॉजिटिव साइड में है, सो x पॉजिटिव आएगा, लेकिन इधर जब होगा तो निगेटिव आएगा हर एक टर्म। तो यहाँ पे जो एरिया देगा जो हम डेफिनेट इंटीग्रेशन से फाइंड करेंगे वो निगेटिव साइन के साथ आएगा। सो उनका डिफरेंस हो जाएगा बेसिकली, अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन कर दें C से D तक डायरेक्ट, बट हमें निकालना है एडिशन। तो हम क्या करेंगे, A1 तो हमारा सही है, पॉजिटिव है, तो A1 को तो हम ऐसे लिख देते हैं E to D, और यहाँ पे हमारा कर्व क्या है, x इक्वल टू एफ वाई, एफ ऑफ वाई डी वाई। लेकिन A2 को जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन से फाइंड करते हैं तो नेगेटिव साइन के साथ, तो हम यहाँ पे मोड ले लेते हैं C to E एफ ऑफ वाई डी वाई। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, सो अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स करके देख लेते हैं। ओके, इसे हम देख लेते हैं। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू log x, y एक्सिस from y is equal to -1 to y is equal to 3, राइट। y is equal to log x का ग्राफ क्या होता है जानते हैं आप? y is equal to log x का ग्राफ कुछ इस तरह का, राइट। और वो हमसे पूछ रहा है फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y is equal to log x, y एक्सिस फ्रॉम y इक्वल टू -1 टू y इक्वल टू 3। y इक्वल टू -1 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, y इक्वल टू 3 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। सो वो हमसे ये एरिया मांग रहा है, ये
राइट। सो जब हम y एक्सिस से बाउंडेड एरिया फाइंड करते हैं तो हम इंटीग्रेट किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, y एक्सिस पे। ओके, तो हम एरिया कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट करेंगे हम विद रेस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे f ऑफ y, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है y इक्वल टू log x। तो हम इसे चेंज कर लेंगे, हम क्या लिख सकते हैं, यदि y इक्वल टू log e x दिया गया है तो हम दोनों को e की पावर में कर देते हैं। e की पावर y इक्वल टू क्या हो जाएगा x, तो हमारा फंक्शन हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे e टू द पावर y, राइट, एंड लिमिट्स आर y इक्वल टू -1 टू y इक्वल टू 3। So just integration of e to the power y is e to the power y -1 to 3. Very simple. Okay. In this question, we can also ask the area bounded by y is equal to log x and x axis from x equal to 1 to कुछ भी दे सकते हैं, x equal to 1 to x equal to 3. Okay. So then x equal to 1 यहाँ पे होता है और मान लीजिए x equal to 3 यहाँ पे हो जाएगा। तो ये एरिया पूछेगा हमसे, और तब हम किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, x एक्सिस से बाउंडेड है एरिया, तो हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। ओके, अब ये तो हमारे हो गए एरिया बाउंडेड बाय ए फंक्शन और ए कर्व एंड ए कोऑर्डिनेट एक्सिस। जब एरिया बाउंडेड है किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस से बाउंडेड है और कर्व से बाउंडेड, लेकिन जब हमसे पूछ ले जाए कि फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन टू कर्व्स, ऐसे भी तो पूछ सकता है। तो यहाँ पे हमारा नया कॉन्सेप्ट आता है, fourth, find area bounded by y is equal to fx and y is equal to gx। अब वो x की लिमिट भी दे सकता है, फ्रॉम x इक्वल टू दिस टू x इक्वल टू दिस, ओके, या फिर सेम सिमिलरली कह सकता है कि बस y इक्वल टू fx और y इक्वल टू gx के बीच एनक्लोज्ड एरिया निकालिए और हमें x की लिमिट खुद से निकालनी है। कैसे होगा, y इक्वल टू fx का ग्राफ इस तरह का है हमारा, राइट, और y इक्वल टू gx ये दे रहा है, ये है y इक्वल टू gx और ये है हमारा y इक्वल टू fx। अब उसने हमसे पूछा फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू fx एंड y इक्वल टू gx। तो वो किस एरिया की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे हमें लिमिट भी दी जा सकती है, लिमिट भी दे दी, मान लीजिए कि x इक्वल टू यहाँ से x इक्वल टू यहाँ तक निकाल दी, या उसने यदि लिमिट नहीं दी तो हम fx और gx के इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे और पूरे, यदि लिमिट नहीं दी यानी कि पूरे एनक्लोज की बात कर। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक का निकालना होगा फिर हम, तो हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे और वहाँ से x की वैल्यू रखेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे। बट कैसे निकालें, सो यहाँ पे मान लीजिए कुछ x की वैल्यू रहेगी, x इक्वल टू a, ये हमारा होगा x इक्वल टू b। तो ये एरिया कैसे निकला, बेसिकली अगर हम एरिया निकालिए, एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू fx एंड x एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, राइट। सो कौन सा एरिया आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा यहाँ से यहाँ, ये सब है ना, यहाँ तक आएगा। और फिर हम निकाल लें एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू gx फ्रॉम एंड x एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। सो तब हमारा केवल ये नीचे वाला एरिया आ जाएगा, तो फिर पूरे एरिया से नीचे वाला घटा देते हैं, सो हमारा ये बच जाएगा। ओके, सो हम रिक्वायर्ड एरिया किस तरह निकालेंगे,
हम निकालते हैं एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू एफ एक्स एक्स एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, a टू b एफ एक्स dx, ये हमारा ये पूरा एरिया। अब हम निकाल लेते हैं एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू जी एक्स एक्स एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, और उसको पहले वाले पूरे एरिया से माइनस कर देते हैं, तो ये बच जाएगा, यानी कि माइनस a टू b जी एक्स dx। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a टू b एफ एक्स माइनस जी एक्स, ओके, dx, राइट। और इसे देखिए कई बार कैसा भी हो सकता है कि एफ एक्स कौन सा है, हम इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। एफ एक्स ऊपर था, सो हमने एफ एक्स में से जी एक्स घटाया, हम जी एक्स में से एफ एक्स घटा के भी निकाल सकते हैं, लेकिन वहां पे फिर एरिया आएगा और फिर निगेटिव साइन आएगा, ओके। लेकिन कई बार ऐसा भी आ सकता है, जैसे साइन एक्स को ले लेते हैं, ये साइन एक्स, ठीक, और कोस एक्स क्या है, कोस एक्स ऐसे हो, ये है आपका 2 पाई, यहाँ पे इसकी वैल्यू रही होगी 1, इस तरह। अब अगर यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये π/4, और यहाँ पे ये हो गया आपका 2 पाई प्लस π/4, यानी कि 9 π/4। तो यहाँ से यहाँ तक देखें तो यहाँ पे जो है साइन एक्स बड़ा है कोस एक्स छोटा है साइन एक्स, लेकिन यहाँ से आगे यहाँ पे कोस एक्स बड़ा है और साइन एक्स छोटा है, नीचे है। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे, जब अगर हम ये पूरा एरिया निकालना है, ये वाला भी और ये वाला, तो यहाँ से यहाँ तक तो लेंगे हम साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और फिर आगे लेंगे हम कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ओके। हमें ये ध्यान रखना होगा, नहीं तो क्या होगा, ये नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा और इसमें से घट जाएगा, ओके। तो ये थोड़ी सावधानी हमें बरतनी है। यहाँ पे भी हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x इक्वल टू वाई स्क्वायर, इस तरह में दे दिया गया है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ हम जानते हैं इस तरह का, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और x इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये पैराबोला भी हम जानते हैं, तो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, इस तरह y स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ये कौन से एरिया की बात कर रहा हूँ, एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये इसकी बात कर रहा है। अब यहाँ पे इसमें हमें लिमिट भी नहीं, क्योंकि लिमिट की जरूरत भी नहीं, हम इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे और वहाँ से लिमिट ले लेंगे, और यहाँ x इक्वल टू 0 से, ये तो पता ही है हमें 0 को इंटरसेक्ट करना है, ये भी निकाल लेंगे, और यहाँ से यहाँ तक आपको आंसर मिल जाएगा। सो इनके हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को हम उसमें पुट कर देते हैं, सो x इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा, x टू द पावर 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0, x कॉमन ले लीजिए, x टू द पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ओके। सो आपके रियल रूट्स क्या आ जाएंगे, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1, सो यानी कि ये पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 1, राइट। आपको कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन कर देना, एरिया निकालना था 0 to 1 एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स ऊपर वाला क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, लेकिन हमें कहाँ में लेना है, एक्स में। सो यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, सो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स, ओके, पॉजिटिव ऊपर है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में,
अंडर रूट एक्स माइनस नीचे हमारा क्या है वाई स्क्वायर को एक्स स्क्वायर dx। इसे हम सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे और लिमिट अपना पुट कर देंगे। ये हमारा आ जाएगा 2/3 माइनस 1/3 यानी कि 1/3। ओके, सो इस तरीके से हम कॉन्सेप्ट को, यही इसमें एक कॉन्सेप्ट और ले सकते हैं हम, जब हमें इसी तरीके से दे दिया जाए विद ओनली डिफरेंस दैट find the area bounded by x equal to f of y and x equal to g of y। ये हमारा y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, राइट। और हमारा कर्व, दूसरा कर्व ये है x इक्वल टू जी ऑफ वाई, और हमें ये एरिया फाइंड करना है, राइट। तो हम यहाँ पे जो स्ट्रिप बनाएंगे वो ऐसे बनेगी, और हम देखिए अगर स्ट्रिप को मूव करें तो एक सिरा जी वाई पे मूव होता रहेगा और एक सिरा एफ वाई पे मूव होता है, और पूरा रीजन हमारा कवर हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम ये एरिया निकाल लेते हैं, एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, यहाँ पे जो भी लिमिट आएगी इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से निकालने की, यहाँ पे लिमिट दी गई होगी। ओके, y इक्वल टू c2 y इक्वल टू d। So area bounded by x equal to f of y and y axis from y equal to c to y equal to d। हमारा ये एरिया निकल जाएगा यहाँ से, और हम फिर निकाल लेते हैं एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू d। एरिया बाउंडेड बाय x इक्वल टू जी वाई फ्रॉम y इक्वल टू c टू y इक्वल टू d। कौन सा एरिया हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से, ये भी तो बाउंडेड है y इक्वल टू d और जी वाई के बीच, ये भी आ जाएगा। यहाँ पे हमें अलग अलग लेना पड़ेगा क्योंकि इसका साइन नेगेटिव है उसका पॉजिटिव, अलग अलग से लेंगे, ये भी आएगा ये भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा थोड़ा, और फिर उसमें से इस एरिया को माइनस कर देते हैं। तो ये हमारा प्लस साइन के साथ था, तो इसमें से ये माइनस किया माइनस हो गया, इसमें से ये माइनस किया तो माइनस हो गया, लेकिन ये हमारा नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है, तो जब इसमें से हम इसे माइनस करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा इसे। ओके, तो हम इसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम उसे तोड़ के नहीं करेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट पूरे वो कर देंगे, क्योंकि अब जब हम मेथड देखेंगे, आप फॉर्मूला देखेंगे, आपने एक्स एक्सिस वाला फॉर्मूला देखा, हमने उसे सी से डी, ए से बी पूरा एक साथ इंटीग्रेट कर दिया एफ एक्स माइनस जी एक्स करके, राइट। तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, हम एरिया को निकालने के लिए पूरा सी से डी तक इंटीग्रेशन कर देंगे और एफ वाई माइनस जी वाई ले लेंगे। ओके, वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व। याद रखने के लिए इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, राइट में है और ये लेफ्ट में। ओके, सो आज के लिए इतना काफी। अब यहाँ पे बस एक कॉन्सेप्ट रह गया है इसमें जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि हमें एक ऐसा फंक्शन दे दिया जाता है कि ये फंक्शन दे दिया, हम कुछ एफ एक्स कोई फंक्शन दे दिया और हमें बोल दिया कि जी एक्स इज द इनवर्स ऑफ एफ एक्स, और जी एक्स से बाउंडेड एक्स एक्स से बाउंडेड और कुछ लिमिट्स दे दी जाएंगे, उनके बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना। तो उसमें क्या करते हैं कि इनवर्स फंक्शन से बाउंडेड रीजन का एरिया कैसे निकालें फंक्शन की मदद से, यानी कि एफ एक्स हमें दिया गया है
और एफ एक्स के इन्वर्स से बाउंडेड रीजन का एरिया पूछा गया है, तो उसमें हम उसे कन्वर्ट नहीं करते, इन्वर्स नहीं निकालते, कई बार डिफिकल्ट होता है इन्वर्स निकालना, ओके, फंक्शन डिफिकल्ट हो जाता है, तो हम उसी की मदद से कैसे निकालें, तो वो हमारा कॉन्सेप्ट रह गया, उसे हम कल देखेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग। ओके।